गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे जापान की। जापान के प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची जुलाई की शुरुआत में भारत का दौरा कर सकती है। वह जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इस दौरान वह असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। असम की राजधानी गुवाहाटी में भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। दोनों नेता आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा कर सकते हैं। इस दौरान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे पर खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। भारत अपनी समुद्री शक्ति को बढ़ाने के लिए जापान के मोगामी क्लास युद्धपोतों की भी खरीद कर सकता है। जापानी पीएम से असम में क्यों मिलेंगे पीएम मोदी? जापान के लिए असम काफ़ी अहमियत रखता है। असम एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर उभर रहा है, जहां अभी एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर काम चल रहा है। जापान और असम के बीच रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत गहरे और तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। जापान भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत असम के विकास में एक प्रमुख भागीदार है। इससे पहले पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी दिसंबर 2019 में असम का दौरा करने वाले थे, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण रद्द कर दिया गया था। टीवी आशाई की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय और जापानी प्रधानमंत्री की मुलाकात नवंबर में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई उनकी पिछली बातचीत के बाद होगी, जहां दोनों पक्षों ने गहरे रणनीतिक तालमेल के संकेत दिए थे। ताकाइची का भारत दौरा अभी तक पक्का नहीं हुआ है। उम्मीद है कि वे अपने शेड्यूल के आधार पर ही अंतिम फैसला लेंगी। उनके शेड्यूल में 7 से 8 जुलाई को तुर्की में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना और जापानी संसद से जुड़े उनके अन्य काम शामिल हैं। मोगामी क्लास युद्धपोत पर होगी डील। मोगामी क्लास युद्धपोत जापान के अत्यधिक उन्नत और मल्टी मिशन स्टेल्थ फ्रिगेड है। इसका इस्तेमाल जापानी नौसेना करती है। हाल ही में जापान ने भारत और ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य मित्र देशों को इसका ऑफर दिया है। इसमें डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का ऑफर भी शामिल है। भारत में मोगामी क्लास युद्धपोतों की डिज़ाइन और दूसरे वेपन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए इसे ब्रह्मोस मिसाइल से लैस करने पर चर्चा की जा रही है। मोगामी क्लास के जहाज़ों का निर्माण मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज और मित्सुई इंजीनियरिंग एंड शिपबिल्डिंग करते हैं। इनकी लंबाई लगभग 132.5 मीटर है और ये अधिकतम 30 समुद्री मील 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकते हैं। ये युद्धपोत एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों, टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन सिस्टम से लैस होते हैं। ये हम बात करते हैं नेपाल की। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल शुक्रवार को 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों पक्ष आपसी हितों के मामलों पर चर्चा करेंगे, जिसमें व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और जन जन के बीच संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग शामिल होंगे। नेपाली विदेश मंत्री शिशिर खनाल का भारत दौरा सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरमैन रवि लामिछाने के बाद हो रहा है, जिनका नई दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया है। रवि लामिछाने ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की, जिसे भारत नेपाल संबंधों के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। नेपाली विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्री शिशिर खनाल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के सौहार्दपूर्ण निमंत्रण पर 5 से 7 जून 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री खनाल नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के साथ एक औपचारिक बैठक करेंगे। दोनों पक्ष आपसी हित के मामलों पर चर्चा करेंगे, जिनका उद्देश्य व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और जन जन के बीच संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना है। उच्च स्तरीय यात्राओं के नियमित आदान प्रदान के एक हिस्से के रूप में यह यात्रा नेपाल और भारत के बीच चल रहे और यह बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेगा। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद लंबे समय से गतिरोध का विषय बना हुआ है। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने संसद में भारतीय जमीन कब्जाने का सनसनीखेज दावा किया था। इससे दोनों देशों के बीच सीमा विवाद मुद्दा एक बार फिर उभर आया है। इस बीच सत्तारूढ़ आरएसपी चेयरमैन रवि लामिछाने और भारतीय राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल के बीच करीब 2 घंटे तक के मुद्दों पर बातचीत भी हुई, जिसमें सीमा विवाद भी शामिल है। एक रिपोर्ट के अनुसार एनएसए अजीत डोभाल और रवि लामिछाने के बीच हुई बातचीत के दौरान भारत नेपाल संबंधों के भविष्य पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने औपचारिक रूप से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक सभ्यतागत संबंध, बेटी रोटी रिश्तेदारी और आजीविका की पुष्टि की और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि जैविक पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे बंधन मात्र राजनीतिक सीमाओं से कई अधिक स्थायी और महत्वपूर्ण है। इस दौरान लामिछाने ने स्पष्ट रूप से प्रतिबद्धता जताई कि उनका पक्ष संवेदनशील द्विपक्षीय मुद्दों का राजनीतिकरण करने की पिछली गलतियों को व्यवस्थित रूप से दूर करेगा और बेटी रोटी के स्वाभाविक संबंधों को अनावश्यक भू राजनीतिक हेरफेर से बचाने का वादा किया। दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि भारत और नेपाल केवल भौगोलिक पड़ोसी नहीं बल्कि स्वाभाविक साझेदार हैं। उन्हें खुली सीमाओं को बनाए रखने और गहन सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के रणनीतिक महत्व को प्राथमिकता दी। दोनों पक्ष विवादास्पद सीमा विवादों और जल बंटवारे संबंधों का पूर्णतः गैर राजनीतिकरण करने पर सहमत हुए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना द्विपक्षीय संबंधों को पूरी तरह से पटरी पर लाने के लिए आवश्यक है। भारत नेपाल सीमा विवाद। भारत और नेपाल के बीच कालापानी, लिम्बूधरा, लिपुलेख और सुस्ता को लेकर मतभेद है। मुख्य विवाद 1816 की सुगौली संधि के तहत महाकाली काली नदी के उद्गम और सीमांकन की अलग अलग व्याख्याओं से उत्पन्न होता है। कालापानी लगभग 400 वर्ग किलोमीटर का रणनीतिक क्षेत्र है। यह भारत के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, जबकि नेपाल सुगौली संधि का हवाला देकर इस पर अपना दावा करता है।
लिपुलेक और लिम्बुधुरा भी काला पानी के पास भारत, नेपाल और चीन के टाई जंक्शन पर स्थित है। सुस्ता क्षेत्र भी भारत और नेपाल के बीच गंडक नदी के किनारे स्थित है। गंडक नदी के मार्ग बदलने के कारण इस क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद है। ये बात करें हॉर्मुज़ स्ट्रेट की। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में चल रही ईरान और अमेरिका की नाकेबंदी के बीच पड़ोसी देश इराक ने अपने तेल के निर्यात को 3 गुना करने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। इराक अपने उत्तरी और पश्चिमी रास्तों से तेल के निर्यात को 3 गुना करने पर काम कर रहा है। हॉर्मुज़ संकट की वजह से इराक का तेल निर्यात नहीं हो पा रहा है, जिससे उसकी कमाई बहुत गिर गई है। इराक की अर्थव्यवस्था तेल पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। ईरान जंग शुरू होने और हॉर्मुज़ में नाकेबंदी के बाद से ही इराक के दक्षिणी इलाके से तेल का उत्पादन बहुत ज़्यादा गिर गया है। इराक की कैबिनेट ने कुर्दिस्तान तुर्की पाइपलाइन की मदद से अगले 2.5 महीने में अपना निर्यात 2,20,000 टन बैरल प्रतिदिन से 7,70,000 बैरल प्रतिदिन करने की योजना को मंजूरी दे दी है। वहीं यूएई ने भी कहा है कि वह नई पाइपलाइन बना रहा है ताकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बिना ही तेल की सप्लाई की जा सके। इन रास्तों के जरिए तेल को किर्कुक और कुर्दिस्तान तेल फील्ड से तेल को तुर्की के भूमध्य सागर स्थित पोर्ट सियान तक पहुंचाया जाएगा। इससे इराक को एक दुर्लभ वैकल्पिक रास्ता मिल जाएगा, जिससे वह तेल का दुनिया को निर्यात कर सकेगा। इससे पहले इराक सरकार ने योजना बनाई थी कि 5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल की कुर्दिस्तान के रास्ते पहुंचाया जाए, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। इराक ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने की वजह से तेल टैंकर जा नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से इराक ने अपने प्लान में बदलाव किया है। हॉर्मुज़ में अमेरिका ने अपने युद्धपोत तैनात कर रखे हैं। इससे पूरे इलाके में भारी तनाव बना हुआ है। सऊदी अरब और यूएई जैसे दिग्गज तेल निर्यातकों की तुलना में इराक के पास बहुत ही सीमित आधारभूत ढांचा है, जिससे वह तेल का वैकल्पिक तरीके से निर्यात कर सके। इराक के दक्षिणी बसरा टर्मिनल से निर्यात रुका हुआ है। इससे स्टोरेज केंद्र और टैंकर बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, जिससे इराक को अपना तेल उत्पादन घटाना पड़ रहा है। यहाँ से जहाँ पहले 43 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन उत्पादन होता था, वहीं अब यह घटकर 13 मिलियन ही रह गया है। इससे इराक की सरकार का खजाना खाली होता जा रहा है। इराक की कुल कमाई का 90% तेल से होता है। इराक के तेल मंत्री बसीम मोहम्मद खुदैर ने कहा है कि इराक ने अप्रैल में 10 मिलियन बैरल तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भेजा था। ये लड़ाई शुरू होने से पहले 93 मिलियन बैरल था। इस नुकसान की भरपाई के लिए इराक कई वैकल्पिक रास्तों पर काम कर रहा है। इसमें सीरिया के रास्ते भी तेल निर्यात करने की मंजूरी दी गई है। इराक ने $33 प्रति बैरल का डिस्काउंट भी ऑफर कर दिया है। इराक से भारी मात्रा में भारत भी तेल लेता है। इस छूट से भारत को भी फायदा हो सकता है। भारत के कुल आयात का 21 से 24% हिस्सा इराकी तेल का होता है। वहीं भारत का एक अन्य दोस्त देश यूएई भी तेल का निर्यात करने के लिए अपने पाइपलाइन की क्षमता का विस्तार करने जा रहा है। द अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एक पाइपलाइन पर काम कर रही है, जो पश्चिमी तेल क्षेत्र को फुजैरा पोर्ट को जोड़ेगी, जो ओमान की खाड़ी में है। यह हॉर्मुज़ से काफ़ी दूर है। यह पाइपलाइन 2027 में बनकर तैयार हो जाएगी। यूएई के पास पहले से ही एक पाइपलाइन है जो प्रतिदिन 15 मिलियन से लेकर 18 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल की आपूर्ति करती है। नई पाइपलाइन तेल के निर्यात को दोगुना कर देगी। यूएई अब ओपेक से निकल चुका है और ये पाइपलाइन उसके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इससे यूएई सऊदी अरब को तेल निर्यात में पीछे छोड़ सकता है। इस नई पाइपलाइन का 50% काम पूरा हो चुका है। आइए बात करें भारत की। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सिंधु जल संधि को निलंबित किया हुआ है। इस संधि के अंतर्गत आने वाली चिनाब नदी के पानी का रास्ता मोड़ने के लिए एक बड़ी परियोजना पर काम किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत चिनाब नदी का पानी ब्यास नदी में छोड़ा जाना है। पाकिस्तान ने भारत की इस परियोजना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय एफओ ने इसे सिंधु जल संधि और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनती है। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई सिंधु जल संधि के तहत 3 पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को और 3 पूर्वी नदियाँ रावी, ब्यास और सतलज भारत को आवंटित की गई हैं। लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमलों को देखते हुए भारत ने इस संधि को निलंबित कर दिया और चेतावनी दी कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते हैं। दरअसल भारत 1 अगस्त से हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी पर स्थित प्रस्तावित लिंक 3 परियोजना पर काम शुरू करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य चिनाब नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास बेसिन में मोड़ना है और अगर इसकी अनुमानित लागत 26.2 अरब भारतीय रुपये है। इस पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसे डर है कि अगर ये परियोजना पूरी हो जाती है तो भारत चिनाब नदी का पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान ने लिंक 3 परियोजना पर क्या कहा? एक सवाल के जवाब में पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा, हाँ, हमने यह रिपोर्ट देखी है। साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक निविदा दस्तावेज भी देखा, जिसमें भारत ने चिनाब ब्यास लिंक सुरंग परियोजना के लिए बोलियां आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य चिनाब से हर साल 1.9 मिलियन एकड़ फीट पानी ब्यास प्रणाली में स्थानांतरित करना है। उन्होंने आगे कहा कि चिनाब नदी के पानी को ब्यास प्रणाली में इस तरह एक बेसिन से दूसरे बेसिन में मोड़ना न केवल सिंधु जल संधि का बल्कि संधि कानूनों, विशेष रूप से संधियों के कानून पर वियना कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय जल कानून के व्यापक ढांचे का भी गंभीर उल्लंघन है। इसमें 1977 के जलमार्गों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में परिलक्षित सिद्धांत भी शामिल हैं।
पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में सलाल बांध की भारत की नियोजित गाद निकासी योजना पर भी सवाल उठाया। उन्होंने बताया ये एक अत्यंत चिंताजनक घटनाक्रम है। इससे भारत को जल नियंत्रण की ऐसी क्षमता मिल जाएगी जिसकी अनुमति न तो सिंधु जल संधि के तहत है और न ही 1978 के सलाल समझौते के तहत। अंद्राबी ने कहा कि भारत ने न तो आधिकारिक तौर पर इन परियोजनाओं के बारे में कोई सूचना दी है और न ही कोई नोटिस साझा किया है और न ही इस संबंध में कोई परामर्श मांगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये परियोजना इस बात की पुष्टि करती है कि भारत पानी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए न केवल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। उन्हें जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने संयम और जिम्मेदारी का परिचय दिया है और बातचीत के लिए प्रतिबद्ध रहा है। अंद्राबी ने चेतावनी दी, हालांकि कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई, कोई भी गैर कानूनी कदम जो पाकिस्तान की जल, खाद्य और आर्थिक सुरक्षा, साथ ही उसके 25 करोड़ लोगों के अस्तित्व और भलाई को खतरे में डाले, वो अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाइयाँ दक्षिण एशिया को और अधिक अस्थिर करने के बराबर है, जिसके पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अंद्राबी ने कहा, IWT सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों के पानी का बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल करने का अधिकार है और यह उन पूर्वी नदियों के अधिकारों के बदले में है जो भारत को दिए गए थे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान संधि के तहत अपने अधिकारों और हकों की रक्षा करने और अपने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए सभी जरूरी विकल्प अब खुले रखता है। उन्होंने दोहराया, मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि इस संबंध में हमारे पास सभी विकल्प खुले हैं। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.